अब देखो, अब यहाँ पे हम चैप्टर जो एक तरह से चालू करेंगे जिसका नाम क्या है, सेल साइकिल। ठीक है, क्या नाम है इसका, सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं उसके अंदर, दो पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे पहले एक सेल ने डिवीजन चालू करा, और डिवीजन में वो तैयारी कर रहा है जिसको आप कहते हैं इंटरफेस। क्या नाम है इसका, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस के साथ ही साथ यहाँ पे मेन फेज जिसके अंदर एक्चुअल सेल डिवीजन होने वाला है, जिसको आप क्या कहते हैं, एम फेज कहते हैं। ठीक है, एम फेज में यहाँ पे एम का मतलब रहता है माइटोसिस या मियोसिस। अगर माइटोसिस कर रहे हैं आप लोग तो एम का मतलब माइटोसिस होगा, अगर मियोसिस कर रहे हैं तो एम का मतलब क्या होगा, मियोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज वो फेज है सेल साइकिल के अंदर जिसमें जिसके अंदर सेल एक्चुअली जो है तैयारी करता है किसकी, सेल डिवीजन की। ये जो है सेल डिवीजन है, एम फेज मतलब क्या होगा, सेल डिवीजन। और जो आपके पास इंटरफेज में प्रिपरेशन होने वाली सेल डिवीजन। ठीक है, तो इंटरफेज क्या है, इंटरफेज आपके पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच इन विच इन विच सेल duplicates सेल duplicates its genome, its genome, genome का मतलब क्या होता है, डीएनए। genome का मतलब क्या होता है, डीएनए। एंड अदर सेल कंपोनेंट्स, अदर सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, दूसरे सेल कंपोनेंट्स से मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात, किसके बारे में बात कर रहा, सेल ऑर्गेनेल। देखो आप लोगों को मालूम है यहाँ पे सेल क्या होने वाला, सेल एक से दो होने वाला, सेल क्या होने वाला, एक से दो। और जब सेल एक से दो होगा तो यहाँ पे होता है बंटवारा। क्या होता है यहाँ पे, बंटवारा। ये एक सेल है और एक से कितना होंगे, दो। ये सेल में हर चीज बराबर बंटना चाहिए। कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे 16 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम 16 इसको मिलना और इसको मिलना। अब ये पॉसिबल कब होगा, अगर हमने इसको आधा बांट दिए तो आधा मतलब इसको 8 मिलने वाले थे और इसको कितने मिलने वाले थे, 8। जो सही नहीं है, क्योंकि आपके पास क्रोमोसोम मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर आपने आधी बांटी है तो गड़बड़ हो जाएगी। आपके पास एक बुक है, ठीक है, उस बुक में से आपने क्या कर दिया, बुक को बीच में से फाड़ दिया, आधी तुम ले लो आधी तुम ले लो, ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, बुक कुछ काम की नहीं रहेंगी वो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे दोनों को बराबर करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसकी कॉपी बनेगी। क्या करेंगे, इसके कॉपी बनेगी, एक कॉपी इसको देंगे, दूसरी कॉपी इसको देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों ने समझ गए कैसा होने वाला था, कि हमारे पास एक क्रोमोसोम था। अब एक को आधा तो नहीं बांट सकते हमने, हमने क्या करे थे फिर, हमने क्या करे थे, इसको हमने कॉपी बनाए थे, एक कॉपी इसको दे दो दूसरी कॉपी, समझ गया बाप, इसलिए जो था। अब लेकिन इसके अंदर सिर्फ डीएनए तो नहीं है, इतना तो पढ़ लिया हमने, सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम मतलब डीएनए। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी है, बराबर है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया दे दिए, इसको नहीं दिए, बेचारे के पास एनर्जी नहीं बनी, मर जाएगा फिर। तो आप क्या करेंगे, एक से कितने माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, दो बनेंगे। ठीक है, फिर बाद में एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको देंगे, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया इसको देंगे। तो जितने सेल ऑर्गेनेल है सबको क्या करेंगे आप यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। और जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के अंदर आप क्या करेंगे, सबको बांटेंगे, किसको बांटेंगे, डीएनए को भी और डीएनए को भी और सेल ऑर्गेनेल्स को बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली 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 सेल डिवाइड्स, सेल डिवाइड्स इनटू इनटू टू डॉटर सेल्स, इनटू टू डॉटर सेल्स। और ये कब होने वाला है, कब होने वाला है आपके पास, एम फेज में होगा। अभी लेकिन हमने आप लोगों को बता दिया कि एम फेज में दो चीजें बटने वाली, एक क्या बटने वाला है, डीएनए, और दूसरा सेल का कंपोनेंट। ठीक है, जब डीएनए बटेगा मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस के बटने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, याद है आप लोगों को, न्यूक्लियस के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कैरियो। कौन सा वर्ड होता है, कैरियो। ठीक है, और बटने को आप कहते हैं काइनेसिस, क्या कहते हैं इसको आप, काइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस बटेगा, और न्यूक्लियस बटने के बाद क्या बटेगा, सेल एक से दो होगा, जिसको आप क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, जो आपके पास क्या है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के अंदर खुद जो है बहुत सारे फेज रहते हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ, क्या रहता है उसमें, उसमें रहता प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। एनाफेज और क्या रहेगा, टेलोफेज। इसको आप क्या कहेंगे, सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल साइकिल में क्या होता, पहले सेल डिवीजन की तैयारी करते, तैयारी करने वाले फेज को इंटरफेज कहते। जब पूरी तैयारी हो गई, हर चीज आपने डुप्लीकेट कर दिए, तो सेल डिवाइड होगा। डिवाइड होने में पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए कौन कौन से स्टेप होते, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बाद में एकदम लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल डिवाइड होगा। समझ गए। तो देखो हम लोग जो है पढ़ रहे थे इसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में, ठीक है। तो सेल साइकिल में हमने कहा कि सबसे पहले सेल डिवीजन की तैयारी होती है, ठीक है। सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवीजन की तैयारी होती है। कि तैयारी कहाँ पे होती है, इंटरफेज में। तैयारी कहाँ होती है, इंटरफेज में। उसके बाद जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो कहाँ पे होता है, वो एम फेज में होता है। एम फेज इज द एक्चुअल सेल डिवीजन, जहाँ पे चीजों का बंटवारा होता है, न्यूक्लियस बटेगा और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे बटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल साइकिल के अंदर सब टॉपिक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल में क्या क्या फेज है, ये आपके पास जो है सवाल रहेंगे। तो हम कहेंगे सेल साइकिल में तो सिर्फ दो ही फेज, कितने फेजेस के अंदर, दो फेज, ठीक है। तो सेल साइकिल में दो फेज, सेल साइकिल यहाँ पे अगर हमने लिखे तो डबल से वही चीज लिखने वाले जो हमने इससे पहले लिखे थे, कि सेल साइकिल में दो फेज है, ठीक है। एक फेज जो है सेल साइकिल का, उसका नाम है इंटरफेस। क्या नाम है इसका, इंटरफेस। इंटरफेज वो फेज जहाँ पे प्रिपरेशन होने वाला, ठीक है। इसलिए इसको आप रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप, रेस्टिंग फेज, ठीक है। यहाँ पे सेल रेस्ट कर रहा है, और रेस्ट करते करते क्या कर रहा है, प्रिपरेशन, ठीक है। इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, फेज ऑफ प्रिपरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज ऑफ प्रिपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इंटरफेज हो गया। इंटरफेज जो है रेस्टिंग फेज और फेज ऑफ प्रिपरेशन, एंड द फेज इन विच द एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, एम फेज। तो अभी हम माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एम यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, माइटोसिस के बाद, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब जो इंटरफेज है, इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ठीक है। पहला जो पार्ट है इंटरफेज का, उसको हम कहते हैं, जीवन फेज। क्या कहते हैं इसको हम, जीवन फेज, ठीक है। जीवन फेज में, जीवन का मतलब रहता है गैप वन, ठीक है। जीवन का मतलब क्या होता है, गैप वन, ठीक है। उसके बाद बी है, बी जो है यहाँ पे है एस फेज। बी क्या है यहाँ पे, एस फेज, ठीक है। सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज बोलते, ठीक है। उसके बाद सी यहाँ पे रहेगा जी टू फेज, ठीक है। तो एक सेल इंटरफेज में जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज में जाएगा, और एकदम लास्ट में आएगा कहाँ पे आएगा, एन फेज। तो यहाँ पे सेल तैयारी कर रहा है, सेल किस तरह तैयारी कर रहा है, सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा है, हर चीज को अपने अंदर डबल कर रहा है, ऑर्गेनेल्स को डबल कर रहा है, डीएनए के अमाउंट को डबल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हर चीज डबल हो गई, तो यहाँ पे सेल रेडी है डिवीजन के लिए। तो एक्चुअल सेल डिवीजन आपके पास होगा एम फेज में। एम फेज में जो पहला फेज रहेगा, ठीक है, आप कह सकते हैं कि एम फेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेज को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पार्ट में आप यहाँ पे न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। दूसरे पार्ट में आप सेल को डिवाइड करेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज प्रोफेज, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज मेटाफेज। मेटाफेज के बाद जो फेज आएगा उसको आप क्या कहते हैं, एनाफेज। और एनाफेज के बाद जो लास्ट फेज है उसको आप क्या कहते हैं, टेलोफेज कहते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्या रहेगा यहाँ पे, टेलोफेज। और जब टेलोफेज हो गया, तब जो है एम फेज में से कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा और कहाँ पे आएंगे हम, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज द फेज इन विच प्रिपरेशन स्टार्ट्स एंड द प्रिपरेशन टेक्स प्लेस, वो कौन सा हो गया आपके पास, इंटरफेज। एंड द फेज इन विच एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इज एम फेज, ठीक है। सेल डिवीजन मतलब यहाँ पे चीजें बटेंगी, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस बटेगा, उसके बाद सेल बटेगा। न्यूक्लियस बटने को आप क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। ये जो सेल साइकिल रहता है, सेल साइकिल में अगर आप लोगों को याद है हमने क्या लिखा, सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्या लिखे थे हमने, सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब यहाँ पे चीजें ऑर्डरली मैनर में,
कोई भी कहीं भी चालू नहीं हो जाता, पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, ऐसा नहीं होगा। पहले आपके पास इंटरफेज चालू होगा, इंटरफेज में पहले G1 होगा, फिर S फेज होगा, फिर G2 होगा, फिर हम कहाँ मूव करेंगे M फेज। M फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस में ये सारे स्टेप लाइन बाय लाइन होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, ठीक है। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस दिखेंगे, कितने दिखेंगे, दो न्यूक्लियस। उसके बाद जो है आप सेल को डिवाइड करेंगे, और जब सेल 1 से 2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। अब आप देखेंगे जो साइटोकाइनेसिस है ये प्लांट सेल में अलग रहता है और एनिमल सेल में अलग रहता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें ओवरव्यू देखी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सेल साइकिल, सेल साइकिल मतलब क्या कि आपके पास जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा तो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप क्या कहेंगे, सेल साइकिल, ठीक है। तो जब आपके पास एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा तो ये जो है जितने फेजेस के थ्रू गया उस सारे फेजेस को आप मिला के क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जो है सेल साइकिल में एक सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ले, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ले। मान लीजिए ये सेल ने जो है 1 से 2 होने के लिए 1 मिनट लिया, तो इस जो है सेल साइकिल में यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कितना हो गया, 1 मिनट हो गया। अब आपको ये समझना है कि सारे सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सेल्स है, हमारे सेल से ह्यूमंस के सेल, इसी तरह जो एक फंगस के सेल होंगे, इस तरह एक बैक्टीरिया खुद एक सेल है। तो हर जो है सेल को 1 से 2 होना है उसको आप क्या कहेंगे, सेल साइकिल। लेकिन ये 1 से 2 होने में जितना टाइम लेगा वो डिफरेंट रहता है। एक ह्यूमन का सेल 1 से 2 होने में अलग टाइम लेगा, एक फंगस का सेल 1 से 2 होने में अलग टाइम लेगा, एक बैक्टीरिया 1 से 2 होने में अलग टाइम लेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, वेरीज वेरीज फ्रॉम वेरीज फ्रॉम वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ह्यूमन और एक फंगस के सेल में अलग टाइम लगेगा 1 से 2 होने में, ठीक है। एंड सेल टाइप टू सेल टाइप, एंड सेल टाइप टू सेल टाइप, इसका मतलब क्या है कि आप सबको मालूम दो तरह के सेल टाइप रहते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल रहता है और यूकैरियोटिक सेल। अब आप लोग बताओ कि दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट डिवाइड होता है, यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। जो आपने हमें लाइन लिखे थे कि दे आर स्मॉलर एंड डिवाइड्स फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल, साइज छोटा होने की वजह से जो क्या करेंगे वो डिवाइड करेंगे फास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास यहाँ पे है यहाँ पे एक इकोलाई, क्या है यहाँ पे, इकोलाई। इकोलाई के आपके पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, आपके पास बैक्टीरिया, ठीक है। इकोलाई जो बैक्टीरिया है इसका जो है 1 से 2 होने में कितना टाइम लगता है, इसको 20 मिनट। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल फॉर इकोलाई इज 20 मिनट्स, ठीक है। इस तरह आपके पास है यीस्ट का सेल, किसका, यीस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसका इस्तेमाल आप ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते, राइट। यहाँ पे 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे 90 मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल टाइप टू सेल टाइप देखे आपने डिफरेंस है। इस तरह अगर मान लो कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, अगर यहाँ पे हम लिखे ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल और ये सेल दोनों कैसे, यूकैरियोट, लेकिन दोनों अलग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन सेल को 1 से 2 होने में यानी जो आपके पास ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है वो कितना रहेगा, 24 आवर्स, ठीक है। तो आपके पास ह्यूमन सेल है वो 1 से 2 होना चाह रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसको ये करने के लिए, 24 आवर लगेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आप लोग को ये याद रखना है कि ये 24 आवर्स में 23 आवर जो है उसके पास जो है कंज्यूम करेगा इंटरफेस, राइट। देख रहा आप लोगों को प्रिपरेशन कितना टाइम चली, 23 आवर्स, 1 घंटे में एक्चुअल काम हुआ। देख रहा आप लोगों को एमफेस कितने टाइम में हुआ, 1 आवर में। इसका मतलब जो इंटरफेस रहता वो 95% से ज्यादा टाइम लेता, किसका किसका, सेल साइकिल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो आपके पास सेल साइकिल है, सेल साइकिल में लार्जेस्ट फेज कौन सा रहता है, वो इंटरफेस रहता है। इट टेक्स अबाउट मोर देन 95% टाइम, मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो एक इंटरफेस आपके पास, देखो जाहिर सी बात है हमेशा प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नीट के एग्जाम दे रहे, ठीक है, नीट के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे, कितना टाइम प्रिपेयर करने आ रहा, 2 साल। लेकिन नीट का एग्जाम जो है एक्चुअल जो आपके पास एग्जाम है वो कितने घंटे के रह रहे हैं, 3 घंटे। तो 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं आप 3 घंटे के एग्जाम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर जगह पे आप देखिए प्रिपरेशन को ज्यादा टाइम लगता है और एक्चुअल जो काम हो रहा है उसको कम टाइम लगता है, बराबर है। तो ये आपके पास इस तरह होगा।
अब ये जो सेल साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास एक साइकिल है, ठीक है, आपके पास ये एक साइकिल, ठीक है, इसलिए इसको सेल साइकिल समझ में आ रहा है? क्या ये इस तरह आपके पास क्या है एक साइकिल, ठीक है। इस साइकिल में आपके पास बीच में यहाँ पे इसके एकदम बीच में देखेंगे आप, इसमें दो फेज रहते हैं। कितने फेज रहते हैं? दो फेज, ठीक है। एक इसमें रहता एम फेज और दूसरा उसमें रहता क्या? इंटरफेस, ठीक है। तो ये आपके पास एम फेज हो गया, ठीक है, दिस इज, ठीक है, दिस इज एम फेज, ठीक है। आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा आपके पास? एम फेज है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से तो जो आपके पास यहाँ तक जो फेज है कौन सा है? एम फेज है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा फेज हो गया? एम फेज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये बाकी का पूरा फेज है, ये बाकी का जो पूरा फेज है, ठीक है, यहाँ से जो है आपके पास ये फेज जो चालू हुआ, ठीक है, और जो आपके पास यहाँ तक जो चलेगा, ये सारे फेज को क्या नाम देंगे आप? इंटरफेस, ठीक है। क्या नाम देंगे इसका? इंटरफेस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहने वाला है? इंटरफेस रहने वाला है। समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम कौन ले रहा है इस सेल साइकिल का? इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर भी जो सबसे बड़ा फेज रहता है वो आपके पास होता है ये, ठीक है, पहला वाला फेज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जीवन, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट फेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे G1 फेज हुआ, यहाँ पे S फेज हुआ और यहाँ पे कौन सा हुआ? G2 फेज, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपके पास होगा। अब देखो होता क्या है, होता है यहाँ पे कि एक सेल आया, एक क्या आया? सेल आया, ठीक है। सेल जो है ये जो है सेल साइकिल में एंटर करना चाहा तो सेल साइकिल में एंटर हो गया। तो सेल साइकिल से क्या करा इसने? G1 करा, G1 के बाद क्या करा? S फेज करा, S फेज के बाद क्या करा इसने? G2 फेज करा, ठीक है। उसके बाद क्या करा इसने? नेक्स्ट फेज में क्या? डैट इज एम फेज, ठीक है। तो इसको इसने क्रॉस करा और जो आपके पास एकदम लास्ट में ये क्या हो गया? एक से दो सेल हो गए। कितना हो गया? एक से दो सेल, ठीक है। लास्ट में ये जो है आपके पास कितने सेल हो गए? एक से दो हो गए, ठीक है। तो एक सेल एंटर करेगा सेल साइकिल में, G1 में आएगा, S फेज में जाएगा, G2 में जाएगा और लास्ट में यहाँ पे सारे फेसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या रहता है आपके पास? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एक क्या रहता है आपके पास? साइटोकाइनेसिस। और बाकी का जो है आपके पास क्या रहता है? कैरोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस में क्या रहता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ये प्रोफेज हो गया, ये मेटाफेज, ये एनाफेज और ये टेलोफेज। ये क्या हो गया? कैरोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस इज एम फेज और बाकी सब आपके पास क्या हो गया? इंटरफेज, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि G1 फेज, तो एम फेज और एस फेज के बीच में एक गैप है, इस गैप को आपने क्या नाम दिया? गैप को। फिर एस फेज और एम फेज के बीच में एक गैप है जिसको क्या नाम दे दिया आपने? G2 फेज। यहाँ पे एम फेज था, फिर यहाँ पे एम फेज था। एम फेज और एम फेज के बीच में दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में जो हिस्सा है उसको आप क्या नाम देते हैं? इंटरफेस नाम। समझ में आ गया? ठीक है। द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज उसको आप क्या नाम देंगे? इंटरफेस नाम देंगे, ठीक है। तो ये आपका, अब देखो यहाँ पे जब सेल आया, दो सेल आए, ये सेल अभी भी जो है एंटर हो जाते कहाँ पे? G1 में। फिर से G1 में आते और G1 में अब ये जो है सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि आगे सेल डिवीजन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। जिस तरह हमने नीट एग्जाम का आप लोगों को एग्जाम्पल दिए थे कि आपने नीट एग्जाम दी, राइट, उसमें एक ड्यूरेशन रहता आपके रिजल्ट आए तक, उस ड्यूरेशन में आप जो है कुछ काम कर रहे नहीं, आप लोग सोच रहे रिजल्ट के बारे में, बराबर है। अब जैसे रिजल्ट आया अब आप सोचेंगे कि क्या करना है, एक बार फिर से एग्जाम देना, सेल साइकिल कंटिन्यू करना है, या हम यहाँ से निकल जाएंगे कहीं और चल जाएंगे। तो अगर जो है आपके पास ये दो सेल है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दो सेल, ये दोनों सेल कहाँ पे एंटर हो जाएंगे? वापस G1। और G1 से जो है ये क्या कर सकते हैं? G1 से क्या कर सकते हैं? एग्जिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जिट। जब एग्जिट करेंगे तो सेल साइकिल के बाहर चल जाएंगे और जो फेज में आएंगे उस फेज को आप कहते हैं G0 फेज, ठीक है। एंड G0 फेज इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखे? एग्जिट द सेल साइकिल। क्या लिखे हमने? एग्जिट। यहाँ पे एक बार जो सेल आ गया ये सेल डिवीजन नहीं करता, जिस तरह हमारे बॉडी की सेल से मोस्ट ऑफ द सेल अभी डिवाइड कर रहे हैं नहीं, क्योंकि वो कौन से फेज में? G0 फेज। अगर इनको वापस से डिवाइड करना है, मान लो हमारे पास ये पाम है, पाम के सेल डिवीजन नहीं कर, लेकिन मान लो यहाँ पे इंजरी होगी, ठीक है, इंजरी होगी, वुंड हो गया, एक बड़ा सा जख्म हो गया, तो आप देखेंगे जख्म बढ़ते जाता है, इसलिए भरा है क्योंकि आसपास के सेल क्या कर रहे? सेल डिवीजन कर रहे। अब सेल डिवीजन करने के लिए उनको वापस से कहाँ आना पड़ा? वापस से कहाँ आना पड़ा उनको? G1 में। तो वापस इनको एंटर करना पड़ा, कहाँ पे एंटर करना पड़ा? सेल साइकिल में। तो G0 फेज जो है ये कहाँ पे? सेल साइकिल के बाहर है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास सेल साइकिल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
ये जो है सेल साइकिल है। सेल शुरुआत करेंगे, G1 करेंगे, S फेज करेंगे, G2 करेंगे, M फेज करेंगे, लास्ट में 1 से 2 बजेंगे, वो फिर से G1 फेज में एंटर करेंगे। G1 फेज के अंदर एंटर करने के बाद जो सेल को सेल डिवीजन कंटिन्यू नहीं करना है वो सेल साइकिल के बाहर आ जाएगा, सेल साइकिल को एग्जिट करेगा और कौन से फेज में जाएगा, मान लो कुछ टाइम के बाद इस सेल ने सोचा नहीं मेरे को तो डिवाइड करना है, तो वापस का एंटर करेगा सेल साइकिल में, कौन से एरिया में एंटर करेगा, G1 के। समझ में आ रहा? ये आपके पास इस तरह रहेंगे, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप, ठीक है। यूकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट को कम टाइम लगता है डिवाइड होने कंपेयर टू यूकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोट में देखेंगे आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है टाइम कैसे लग रहा, अलग अलग। ह्यूमन सेल के अंदर जो है 24 आवर्स लगते हैं सेल साइकिल में, और उसमें से 23 आवर्स जो है इंटरफेस पर रहेंगे, और 1 आवर फेजेस ऑफ सेल साइकिल में पहला फेज चालू करेंगे हम, दैट इज इंटरफेस। क्या नाम है इसका, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस जो है इसको और क्या नाम दिए थे आपने, रेस्टिंग फेज एंड फेज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, रेस्टिंग फेज एंड फेज ऑफ प्रिपरेशन। तो ये आपके पास क्या है, रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज, और साथ ही साथ इसको आप क्या कहते हैं, फेज ऑफ प्रिपरेशन, फेज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, फेज ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इट इज बिटवीन, फेज बिटवीन, फेज बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, सक्सेसिव एम फेज, सक्सेसिव एम फेज, ठीक है, फेज बिटवीन सक्सेसिव एम फेज, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि एम फेज यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, एम फेज, एम फेज और एम फेज के बीच में जो फेज है उसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको आप, इंटरफेस, ठीक है। तो फेज बिटवीन सक्सेसिव एम फेज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इट टेक्स, ठीक है, इट टेक्स, इट टेक्स मोर देन 95% ड्यूरेशन, more than 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। इट टेक्स मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो इंटरफेज में रेस्टिंग फेज है, फेज ऑफ प्रिपरेशन है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में, और सेल साइकिल का 95% टाइम, मोर देन 95% टाइम लेगा कौन, इंटरफेज, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग, हम इंटरफेस के बारे में। अब देखो हम क्या करेंगे, एक सेल कंसिडर करेंगे और उस सेल को हम एंटर करेंगे कहाँ पे, सेल साइकिल। तो जब एक सेल साइकिल में एंटर करेंगे तो सबसे पहले कौन से फेज में एंटर करेगा, इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंसिडर करें, मान लीजिए आप लोग ये एक सेल है, ये क्या है, सेल है, हमें कंसिडर करें कि ये सेल एंटर करने वाला कहाँ पे, सेल साइकिल। अब यही सेल को हम आखिरी तक जो है लेके जाएंगे, कहाँ कहाँ तक लेके जाएंगे, इंटरफेस से लेके साइटोकाइनेसिस तक, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, यहाँ पे क्या रहने वाला इस तरह, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है आप लोग, ये क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए रहता, डीएनए कौन से फॉर्म में रहता, डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता। आप सबको मालूम डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में दिखता, क्रोमोसोम के फॉर्म में कब दिखता, जब वो सेल साइकिल में एंटर करता। सेल साइकिल के कौन से पार्ट में क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखता, एम फेज में, कब दिखता, एम फेज। अगर आपने एक माइक्रोस्कोप के अंदर कोई सेल देखे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर सेल दिखने के बाद आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, इसका मतलब उस सेल का कौन सा फेज, सेल साइकिल का कौन सा फेज चालू है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और क्रोमोसोम दिख रहा है, इसका मतलब वो सेल साइकिल में है, और सेल साइकिल में कौन से फेज में, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि मान लो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। और अगर हमको न्यूक्लियस दिखा जो है कैसा दिखेगा, वो आपको इस तरह दिखेगा, सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमेटिड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड के आपके पास क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, 4, ठीक है। और याद रखना दिखता नहीं, हम अभी मान रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमको दिख रहा है, ठीक है, समझने के लिए। ये आपके पास दिख रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ओनली इन एम फेज, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने कहा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है इस सेल के अंदर, बोलो 4, ठीक है। और हमने कहा यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, ठीक है। मान लो कि अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे 2C, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 2C, ठीक है, 2C गिनने का तरीका देखो, 2C, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है यहाँ पे, 2C।
इस सेल को हमने एंटर करा है, कहाँ एंटर करा है हमने, बोलो, एंटर्स, एंटर सेल साइकिल, और सेल साइकिल में कौन से फेज में, इंटरफेज में, ठीक है। तो सेल साइकिल में इंटरफेज में एंटर हो, कहाँ पे एंटर हो गया, इंटरफेज में, ठीक है। इंटरफेज में जो पहला फेज यहाँ पे रहेगा दैट इज G1 फेज, दैट इज कौन सा है, G1 फेज, ठीक है, G1 फेज, G1 फेज, ठीक है। हमारे पास पहला फेज कौन सा हो गया, G1 फेज। G1 फेज में G1 का मतलब क्या रहता, G1 का मतलब रहता गैप 1, G1 का मतलब क्या है, गैप, ठीक है, गैप बिटवीन, गैप बिटवीन, ठीक है, क्या बोलेंगे, फेज बिटवीन, ठीक है, फेज बिटवीन, फेज बिटवीन, ठीक है, एम फेज, एम फेज एंड एस फेज, ठीक है, याद रखना, आगे पीछे नहीं होना है कि अगर आपने एक सेल साइकिल बनाए और यहाँ पे आपने क्या करे, इसको आपने मान लिए एम फेज, ठीक है, ये एस फेज हो गया और ये G2 फेज हो गया और G1, तो एम फेज और एस फेज के बीच में क्या है, अगर आपने उल्टा बोल दिया, आपने पहले एस बोले उसके बाद एम बोले तो कौन सा आ जाएगा, तो आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। एम फेज और एस फेज के बीच में G1 है और एस फेज और एम फेज के बीच में कौन है, G2, ठीक है। फेज बिटवीन एम फेज और एस फेज, या आप बोल सकते हो द गैप बिटवीन एम फेज और एस फेज, ठीक है। यहाँ पे जो है एक सेल मैक्सिमम ग्रोथ करता है, क्या करता है यहाँ पे एक सेल मैक्सिमम ग्रोथ करेगा, ठीक है, एक सेल यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह मैक्सिमम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल इज मेटाबॉलिकली क्या रहेगा यहाँ पे, एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, RNA और ATP और ETC, इस तरह यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। हमने आप लोग कहा था ना कि सारे ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, अपने कॉपी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रखना है कि G1 फेज के अंदर गैप 1 फेज है, इसको आप फेज बिटवीन एम फेज और एस फेज कहेंगे, मैक्सिमम ग्रोथ हो रही, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, RNA, ATP हो रहा है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे क्या हो रहे, डुप्लीकेट हो रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इस सेल को बनाए, यहाँ पे हमने क्या करे, इस सेल को बनाए, तो ये सेल आपके पास इस तरह बन गया, क्या इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी प्रेजेंट रहेगी, यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेगी। इस सेल के अंदर अभी कितने क्रोमोसोम दिख रहे, क्रोमोसोम का नंबर अभी भी क्या है, उतना ही है, कितने क्रोमोसोम है यहाँ पे, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम कि एक सेल साइकिल G1 फेज में सेल एंटर करने के बाद G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर कितना था, G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो बताओ देख के कितना है, अभी भी 4 है, ठीक है। अगर हमने कहा यहाँ पे DNA अमाउंट कितना है, DNA अमाउंट कितना है, तो DNA का अमाउंट भी अभी उतना ही है, कितना है यहाँ पे, 2C, कितना है यहाँ पे, 2C, ठीक है। तो DNA का अमाउंट भी क्या है यहाँ पे, 2C, ठीक है। उसके बाद G1 फेज खत्म हो गया, G1 फेज के अंदर नियरली ऑल सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हुए, G1 फेज के अंदर हमने ATP बनाए, RNA बनाए, अमाइनो एसिड बनाए, और जो है सेल ने मैक्सिमम ग्रोथ करा, तो ये सारा हुआ G1 फेज। G1 फेज के बाद वो नेक्स्ट फेज में एंटर करा, एंड नेक्स्ट फेज इज क्या नाम है उसका, एस फेज, एस फेज, ठीक है। एस फेज में होता क्या, एस फेज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज, क्या बोलते हैं इसको हम, सिंथेसिस, मतलब यहाँ पे कोई किसी चीज की सिंथेसिस हो रही होगी, बराबर है, तो आपके पास एस फेज है, एस फेज इज सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है। और यहाँ पे एस फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होता है डुप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब डबल होना, ठीक है, डुप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ DNA, क्या होता है यहाँ पे, डुप्लीकेशन ऑफ DNA, और DNA जब डुप्लीकेट होता उस प्रोसेस को आप कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ DNA, क्या कहते हैं उसको आप, रेप्लिकेशन ऑफ DNA के अमाउंट को आप डबल करेंगे तो जो प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस का नाम क्या रहता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यहाँ पे DNA का अमाउंट डबल होता है, क्या होता, DNA का अमाउंट डबल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ DNA, अमाउंट ऑफ DNA, अमाउंट ऑफ DNA क्या होगा यहाँ पे, डबल्स, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है
वो कांस्टेंट का। याद रखो, यही से जो है आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि एस फेज में क्या होता है। एस फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है क्या रहता, कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप लिखिए कि यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट, क्या यहाँ पे लिखे हुआ है, ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट। इसका मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो जीवन फेज में डुप्लीकेट नहीं होते, कहीं और हो रहे होते। कुछ ऑर्गेनल एस फेज में होते हैं, कुछ ऑर्गेनल कहाँ पे होते हैं, जी। अब यहाँ पे क्या होता कि जिस तरह यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा डीएनए का या डुप्लीकेशन हो रहा डीएनए का, इसी तरह यहाँ पे और दो स्ट्रक्चर बनते। क्या आप लोगों को याद है जब हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़े थे सेल द एंड ऑफ लाइफ में, वहां पे हमने कहा था सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता, काइनेटोकोर, क्या नाम है, काइनेटोकोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ काइनेटोकोर, क्या होता है यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ काइनेटोकोर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है। और जो है यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, यहाँ पे कहा होगा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। लेकिन कहाँ पे सेंट्रियोल जो है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल, एनिमल सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। इसका मतलब जब प्लांट सेल एस्पेस करेगा तो प्लांट सेल के अंदर डीएनए डबल होगा और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा, काइनेटोकोर बनेगा, लेकिन सेंट्रियोल वाला स्टेप नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल में, ठीक है। इन एनिमल्स यहाँ पे लिख लेंगे, इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारे आपके पास पॉइंट्स है किसके, एस फेज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस सेल को यहाँ पे बनेंगे, इस सेल को हम यहाँ पे बनेंगे, तो ये सेल बन गया आपके पास इस तरह, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बनेंगे फिर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या बनेंगे इसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अब यहाँ पे हम डीएनए क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम एक था, इस क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट है, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, डबल। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अभी भी क्या है, सेम है ना। ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसका डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। तो डीएनए का अमाउंट तो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। अगर यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे हम लिखे बताओ इस सेल में अब क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो हम कहेंगे जो था वही है, कितना है, 4। लेकिन अगर हमने कहा अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा बताओ, अमाउंट ऑफ डीएनए 4। यही क्वेश्चन नीट में बहुत आते हैं, ठीक है। ये कहता है कि एक सेल है, उस सेल के पास 8 क्रोमोसोम है और उस सेल के पास 4 से डीएनए का अमाउंट है। ये सेल जो है G2 में पहुंचा, G2 में पहुंचने के बाद इसके पास कितने क्रोमोसोम है तो कितना अमाउंट ऑफ डीएनए, तो हम कहेंगे क्रोमोसोम नंबर सेम है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, क्योंकि किसके थ्रू गया, एस फेज के थ्रू। समझ में आ रहा आप लोग कि आपके पास क्वेश्चन है कि एक सेल है, उसके पास जो है क्रोमोसोम नंबर जो है कितना है, 8 है, उसके पास डीएनए का अमाउंट कितना है, 16C है, ठीक है। बताओ एस फेज में जो है क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का अमाउंट कितना होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। समझ में आ रहा है आप लोग, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, नेक्स्ट फेज एस फेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा रहेगा, G2 फेज, ठीक है। G2 फेज गैप 2, क्या हमारे पास यहाँ पे गैप 2, ठीक है। तो यहाँ पे ना कि ये डबल हुआ और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब गैप 2 में क्या होगा, गैप 2 में सबसे पहले, गैप 2 में सबसे पहले किसके बीच में रहेगा, गैप 2, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन एस फेज एंड एम फेज, राइट। हमको उल्टा नहीं करना है इसको, अगर उल्टा कर दिए तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो इस्तेमाल होता है स्पिंडल फाइबर बनाने, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इन एम फेज, एम फेज में जो प्रोटीन लगने वाला है उसके जो है सिंथेसिस का होंगे G2 फेज में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम सिंथेसिस ऑफ आरएनए, एटीपी, और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, अमाइनो एसिड, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए, ठीक है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, और क्या है, एटीपी, एटीपी, और साथ ही साथ क्या लिखे हम, एटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि जिस तरह कुछ ऑर्गेनेल यहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं तो कुछ ऑर्गेनेल यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया,
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी जो है डुप्लीकेट होंगी, कहाँ डुप्लीकेट होंगी, कहाँ डुप्लीकेट होंगी, ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे काइनेटोकोर और सेंट्रियोल एस फेज में बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी जी2 फेज में बनेगा, और बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब कहाँ बनेंगे, जी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर हमने कहा कि यहाँ पे सेल का क्या है, तो हम बोलेंगे ये देखो सेल है, इस सेल के अंदर अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, एज इट इज है, ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर वो सेम है, यहाँ पे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब समझा आप लोगों को ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्यों कहते हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पे एस फेज में हम एक कॉपी इसमें ऐड करते, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, अब सेम रहेगा, कितना है, 4 है, और डीएनए का अमाउंट भी वही रहेगा जो एस फेज में था, कितना है, 4। ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है ये हमने क्रोमेटिड इसलिए बना के बताया क्योंकि आप लोगों को समझ में आता है कि यहाँ पे क्या काम होता है। ठीक है, इस तरह क्रोमेटिड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर आपने G1 G2 और एस फेज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, क्रोमोसोम नंबर भी कांस्टेंट है, लेकिन क्रोमोसोम ये सब कैसा दिखने वाला है आपको, इस तरह क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखना। जब प्रो फेज में आप इंटर करेंगे तब आपको ऐसा दिखना चालू होगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। लेकिन अगर आपके पास सेल जो है, जब सेल शुरुआत में था उसके क्रोमोसोम दिखने में कैसे, ऐसे, ये क्रोमोसोम इसलिए ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि किसके थ्रू गया वो, एस फेज के थ्रू। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंटरफेस क्या हो गया, कंप्लीट, लिख लो इसको आप।